गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एपी एजुकेशन हब। और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का द वेरी फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो ये शीत युद्ध का दौर का पार्ट 2 है। शीत युद्ध का दौर पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो के साथ आप लिंकअप कर सकें और चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि उस वीडियो से भी हम रेफरेंस लेकर इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या आप लोगों के जो दो महाशक्तियां बनी थी वो शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, शीत युद्ध का कारण क्या रहा, और साथ ही साथ हमने क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे। अब देखो बच्चों को, ये जो वर्ड है ना दायरे, इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आखिर इस वर्ड दायरे का मतलब क्या है। तो देखो, दायरे का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो शीत युद्ध था वो कहाँ तक फैला, वो उसकी लिमिट क्या थी, कि मतलब वो किस एरिया तक फैला, कहाँ कहाँ पर शीत युद्ध वाली सिचुएशन आई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताया था ना। मान लो ये आप लोगों का है सोवियत संघ, और इधर मान लो आप लोगों का है अमेरिका। तो अमेरिका के तट से लगता हुआ एक द्वीपीय देश था, कौन सा, क्यूबा। इनके मैंने जो आप लोगों को नेता वगैरह थे बाकी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में, वहां से आप लोग देख लें। तो ये मैं दायरे के लिए समझा रही हूँ, जो वर्ड दायरा है उसका रेफरेंस यहाँ पर दे रही हूँ। तो देखो, आप लोगों को पता है कि ये क्यूबा इसके तट से लगता हुआ एक द्वीपीय देश था। आप लोगों को एक चीज़ इस चैप्टर में नोटिस करनी है कि जो ये दोनों महाशक्तियां हैं, ये कभी भी अपनी ज़मीन पर नहीं लड़ी। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ की खुद की ज़मीन पर ना कभी भी लड़ाई नहीं हुई। यह हमेशा किसी तीसरे बंदे की ज़मीन पर लड़ी, किसी तीसरी जगह पर लड़ी, और उन्हीं में से एक जगह कौन सी रही, क्यूबा। हालांकि आप कह सकते हो कि वॉर नहीं, मतलब तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, या कोई खतरनाक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा इनकी लड़ाई जो हुई वो हमेशा किसी तीसरी जगह पर ही हुई। उनमें से एक दायरा क्या हो गया हमारे पास, क्यूबा। तो हमारा शीत युद्ध का पहला दायरा हमें मिल गया है क्यूबा। तो अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। ये आप लोगों का हुआ था 1961 में, ठीक है, अप्रैल 1961 में, अप्रैल 1961 में। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो ये क्यूबा है, दायरे का मतलब ये है कि जो दोनों महाशक्तियां अपनी ज़मीन को छोड़कर जब किसी तीसरे की जगह पर जाकर लड़ी, वो जो एरिया है वो शीत युद्ध का दायरा कहलाता है। कि मतलब लड़ाई सिर्फ इस दायरे तक पहुंची, इससे आगे नहीं पहुंची, वो दायरा होता है, ठीक है। दूसरा दायरा आप लोगों के पास आता है शीत युद्ध का, फ्रेंड्स, कोरिया। मैं हर एक के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी, एक बार लिख लेती हूँ। कोरिया के बाद आता है आप लोगों का बर्लिन, कॉन्गो, अफगानिस्तान, वियतनाम, और भी काफ़ी होंगे, बट ये बेसिकली 3-4 आप लोगों की बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो क्यूबा का हमने समझ लिया कि ये दायरा किस तरीके से रहा, कि मिसाइलें वगैरह तैनात कर दी, वहाँ पर लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई थी ना। कोरिया का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1950 से 1953 के बीच। जो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया है उनके बीच में लड़ाई हुई थी, और जो दोनों महाशक्तियाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा, और इनके बीच में भी मतभेद पैदा हो गए। इनके बीच में जो मतभेद पैदा हुए थे ना, उसका रीज़न मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। वैसे मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनकी मतभेद का मेन रीज़न क्या था, अभी बताऊंगी। तो कोरिया में ये लड़ाई हुई दक्षिण और उत्तरी कोरिया के बीच। क्या हुआ ना, कोरिया की जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें भारत की, जो हमारा इंडिया है, भारत की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रही, क्योंकि भारत ने उस टाइम पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश की, और इसी कारण ये जो मतभेद था, ये मतभेद तक ही रहा, ज़्यादा खतरनाक रूप नहीं ले सका। हालांकि इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उसके बाद आता है आपका बर्लिन 1958 से 1960 तक, वो 62 तक। तो जो बर्लिन था, इसमें क्या हुआ आप लोगों को पता होगा, जब आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में देखो, जो बर्लिन है ना, वो जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की। और जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर कौन था,
हिटलर। और हिटलर के बारे में अगर आप लोगों को पता हो, वो इतना ज़्यादा क्रूर शासक था, इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी, मानवता नाम की उसके अंदर चीज़ नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक रहा है अपने टाइम का। तो हिटलर उस टाइम पे यहाँ का नेता था, आप लोग कह सकते हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों महाशक्तियाँ थी तो एक, लेकिन जो इनके बीच का मतभेद का कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके कारण क्या हुआ ना, जो आप लोगों का जर्मनी ये बर्लिन था, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये हार गया था। और एक को ब्रिटेन ले गया, फ्रांस ले गया, यूएस, सोवियत संघ, अमेरिका, इस तरीके से बट गया। तो आप लोगों को पता होगा बर्लिन की दीवार, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि बर्लिन की दीवार टूट गई थी, वहीं से शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हुई थी। तो इन दोनों के बीच में बर्लिन की दीवार खड़ी हुई। और जो अब आप एक बात बताओ, दीवार खींच रही है, इसका मतलब ज़्यादा ही सिचुएशन खराब होती जा रही है, वो चीज़ आ जाती है। तो ये आप लोगों की बर्लिन की सिचुएशन थी, दोनों महाशक्तियों के बीच दीवार खींचने तक वाली नौबत आ गई, बहुत खराब माहौल यहाँ पर भी हो गया था। कॉन्गो, कॉन्गो में हुआ था 1960 के दशक में ना। कॉन्गो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये दूसरा कॉन्गो है, ये अफ्रीका में है, वो भी आई गेस अफ्रीका में ही है। तो अफ्रीका में है कॉन्गो, वहाँ पर भी इन दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध वाली स्थिति आई। ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक युद्ध हो सकता है, हालांकि वो युद्ध भी किसी न किसी तरीके से टल गया और कॉन्गो में भी इनके बीच एक दायरा बना। उसके बाद अफगानिस्तान, वियतनाम, ये आप लोगों के दायरे आ जाते हैं शीत युद्ध के। तो मतलब शीत युद्ध का दायरा आप लोगों को अब समझने की जरूरत है कि दायरा वो एरिया रहे जहाँ पर दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध वाली स्थितियाँ आई, बट वो जो युद्ध वाली स्थिति थी वो एक दायरे तक ही रही, आगे ना बढ़ पाई। इसीलिए जो ये शीत युद्ध था, ये शीत युद्ध रहा। अगर ये थोड़ी भी खींचातानी होती तो वो तीसरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता था। ये आप लोगों का दायरा होता है। दायरा आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को बोल रही थी मतभेद, इन दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेद क्यों था। तो देखो, आप लोगों के पास 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ, राइट। अब सोवियत संघ की विचारधारा और अमेरिका की जो विचारधारा थी ना, इनके बीच की विचारधारा ही उनके मतभेद का एक मेन कंपोनेंट आप लोग कह सकते हैं, एक मेन कण था इनके बीच में इस मतभेद का। अब देखो, अमेरिका कौन सी विचारधारा को मानता था? उदारवादी। आई होप आप लोगों को राइटिंग क्लियर दिख रही हो, बट नोट्स में तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, समझ लो। यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्र और सोवियत संघ मानता था साम्यवादी विचारधारा को। और ये उदारवादी लोकतंत्र मतलब ये कहता था डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि लोगों के द्वारा शासक चुने जाने चाहिए, लोकतंत्र हो, उदारवादी लोकतंत्र। और ये कहता था साम्यवाद की सरकार अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, सरकार के हाथ में सारी पावर। दूसरा ये कहता था पूंजीवाद। ये पूंजीवाद का समर्थक था कि हाँ भाई, उद्योग लगाने चाहिए, उद्योगों को सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ना रखकर उनके शेयर होल्डर्स, बिजनेस डीलर्स जो होते हैं या जो उद्योगपति होते हैं बड़े बड़े, उनको देने चाहिए, क्योंकि सारा गवर्नमेंट के अंडर रखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट सोवियत संघ कहता था समाजवाद, कि नहीं भाई, हम रखेंगे समाजवाद की सब लोग बराबर हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट के अंडर ही शिक्षा होगी, सरकार के अंडर ही चिकित्सा होगी, उसी के अंडर खाना पीना, सुई से लेकर कार तक का निर्माण मतलब होता था। ये आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर की एक लाइन है। तो मतलब ये कहते थे कि सब चीज़ों का जो जिम्मा है वो सरकार के अंतर्गत आए, क्योंकि सरकार के अंतर्गत होगा तो सब लोग एक समान रहेंगे। लेकिन ये कहता था कि उद्योगपति भी होने चाहिए, गरीब से गरीब भी हो, अमीर भी हो। देखो, जब पूंजीवाद होता है, एक होता है बिजनेसमैन आ जाता है, फिर एक होता है अपर मिडिल क्लास आ जाता है जिसके पास थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, फिर एक मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में भी आप लोग 3 तरीके से डिवाइड कर पाते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। जब हमारे पास पूंजीवादी प्रणाली होती है, इंडिया में कौन सी है पूंजीवादी है? एक है सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, जो कि अभी 4th पर थे, बट अभी 6th पर आ गए हैं। अभी लास्ट वीक वो 4th नंबर पे थे इंटरनेशनली जो बिजनेसमैन की लिस्ट में, बट अब वो 6th नंबर पर आ गए हैं। तो देखो, पूंजीवाद है, वो इतने अमीर, और हमारे यहाँ पर गरीब से गरीब आदमी भी मिल जाएगा, मतलब हमारे यहाँ पूंजीवाद है, समाजवाद नहीं है कि सभी लोग समान हैं। तो बेसिकली इनके बीच विचारधारा का मतभेद था कि ये इसको मानता था, ये इसको मानता था। इनके बीच में विचारधारा जो थी ना, वो इनके बीच में मतभेद का सबसे बड़ा रीजन बनी। और ये मतभेद देखो, इतनी सी विचारधारा, मान लो आप दूसरी चीज़ को सपोर्ट करते हो, मैं दूसरी चीज़, हमारे बीच लड़ाई होगी, और वो इतनी सी विचारधारा ने एक पूरे शीत युद्ध मतलब 1945 से 1991 मतलब 46 ईयर्स का टाइम, 46 ईयर्स जो हैं, एक इतनी सी विचारधारा के कारण खींचातानी वाली स्थिति रही पूरे विश्व में।
दो महाशक्तियों में बट गया, उसके बाद गुट निरपेक्षता आ गई, ये सब हुआ, ठीक है। इनके बीच में मतभेद आप लोगों को पता लग गया क्यों था। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसी मतभेद के कारण इन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाने की होड़ लगा ली कि नहीं, मान लो हम दोनों महाशक्तियां, आपके पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ठीक है, परमाणु मिसाइलें हैं, मैं सोचूंगी कि मैं 1100 बना लूं, ज्यादा बनाने की चाहूंगी कि आपसे मैं किसी भी मायने में पीछे ना रहूं, मेरे पास इतनी होगी, आपको पता लगा, आप सोचोगे मेरे पास इससे ज्यादा हो। तो ये जो सिचुएशन थी कि हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, वो होती है होड़, कि आपको उससे ज्यादा चाहिए, उसको आपसे ज्यादा चाहिए। उस चक्कर में हम कई बार ऐसी चीजें कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों की उससे जान जा सकती थी। तो क्या हुआ ना, इन दोनों के पास बहुत ज्यादा परमाणु अस्त्र आ गए थे, परमाणु मिसाइलें आ गई थी, बम आ गए थे, है ना, इतनी सारी चीजें। मान लो इन्होंने इतने सारे बॉम्ब तो चलो बना लिए, अगर इसके पास भी 1000 परमाणु मिसाइलें, इसके पास भी 1000 परमाणु मिसाइलें या बम है, ठीक है, अगर ये अपना एक बम फोड़ेगा ना और 999 बचा के रखेगा, 999 बचाएगा, एक फोड़ेगा, तो ये अपने एक भी नहीं बचाएगा, ये अपने 1000 के 1000 लगा देगा, क्योंकि पता है एक परमाणु बम भी कितना बड़ा हादसा कर सकता है। आप लोगों को पता ही है, जापान, हिरोशिमा और नागासाकी में आज तक वहां की जमीन बंजर है, आज भी वहां खेती नहीं हो सकती, एक बॉम्ब से। सिर्फ 2 बॉम्ब गिराए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, हिरोशिमा और नागासाकी, आज तक वो जमीन बंजर है। मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब, एक परमाणु मिसाइल, एक परमाणु बम कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी का। उस टाइम पर इन्होंने कुछ दिमाग लगाया कि नहीं, अगर मैं एक फोड़ूंगा तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा, और ये ऐसे ऐसे अगर हुआ तो जीते कोई भी, बट उसकी जीत जो है किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि जीत को देखने के लिए तुम रहोगे ही नहीं जब सब खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़, तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा दिमाग लगाया। आई रियली अप्रिशिएट इट कि इन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करने के बारे में एटलीस्ट सोचा। तो इन्होंने क्या सोचा ना कि अब हम बहुत हो गया, बहुत कर लिया हमने होड़, अब थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए अपने आप को। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, अस्त्र नियंत्रण की संधियां की, अस्त्र नियंत्रण संधियां। दोनों महाशक्तियों ने डिसाइड किया कि अब हमने हथियारों की बहुत होड़ लगा ली है, बहुत हो गया हथियारों का खेल, ज्यादा कम, बस अब बहुत हो गया। अगर हम बनाते गए ना तो एक दिन हम ही कारण बनेंगे पूरे विश्व को खत्म करने का। हालांकि आज भी हैं, अगर एक बम भी, अगर एक मिसाइल भी हो जाए तो पूरी दुनिया खत्म करने की ताकत रखते हैं परमाणु बम, आप लोगों को ये चीजें पता ही होंगी। तो इन्होंने अस्त्र नियंत्रण की संधियां की, कब की, 1960 के दशक में। इन्होंने 3 संधियां बेसिकली की। पहली थी LTBT, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, लिखने की जरूरत तो नहीं है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी थी फ्रेंड्स आप लोगों की परमाणु अप्रसार संधि। मैं एक बार लिख लूं फिर आप लोगों को इसका समझाऊंगी, बिकॉज सिर्फ लर्न कर लोगे और एग्जाम में लिखाओगे इसका कोई फायदा नहीं है। समझ आनी चाहिए चीजें, जब समझ के करोगे ना तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और लास्ट थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परीक्षण संधि। तो देखो, पहली थी LTBT, ये थी NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये इसको मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट बताऊंगी उसमें बताऊंगी फुल फॉर्म्स वगैरह। ये NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है शेयर करना। ओके, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। LTBT मतलब परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब देखो, परमाणु परीक्षण, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। परमाणु का मतलब आप लोगों को पता है न्यूक्लियर चीजें, परीक्षण, परीक्षण मतलब टेस्ट, जो परमाणु मिसाइलों का हम लोग टेस्ट करते हैं उसको प्रतिबंधित करेंगे, लिमिट करेंगे कि हाँ हम एक साल में इतनी ही टेस्ट करें। अब आप देखो, इंडिया की जो सबसे टॉप मिसाइल है अग्नि 5, हम कोई भी मिसाइल बनाते हैं ना, परमाणु मिसाइल, तो हमें उसके टेस्ट रेगुलरली करके देखने पड़ते हैं कि वो मिसाइल ठीक से काम कर भी पा रही है या नहीं। तो क्या करते हैं, मान लो एक मिसाइल के हमें कम से कम 5 to 6 टेस्ट करने पड़ते हैं। ओके, हमने कर लिया, उसके बाद हमें 2-3 साल बाद ये चेक करना पड़ता है कि वो ठीक से काम करने में अब सक्षम है या खराब हो गई है, ये क्या सिचुएशन है उसकी। तो इसीलिए इन दोनों महाशक्तियों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, जो परमाणु परीक्षण हम करते हैं ना, टेस्ट जो करते हैं मिसाइलों के, कि जो जब मर्जी जितने मर्जी टेस्ट कर लो, नो, अब ऐसा नहीं होगा। हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, एक लिमिट लगाएंगे
कि एक साल में हम 10 टेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। एक साल में हम 15 टेस्ट कर सकते हैं मिसाइल्स के, 10 टेस्ट। मतलब परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मतलब यही था कि आप लिमिट लगाओगे कि एक साल में आप कितने टेस्ट कर सकते हो, या एक टाइम पीरियड में आप कितने टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार। अ को हटा दो। प्रसार का मतलब होता है बांटना या किसी चीज का प्रसारण करना, शेयर करना, उस चीज को फैलाना, राइट। अप्रसार का मतलब होता है उस चीज को फैलने से रोकना। तो परमाणु अप्रसार संधि ये थी कि जो आप लोगों के पास परमाणु जानकारी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप लोगों की जो है, उसको आप किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करोगे। ये आप लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट था कि आप लोगों की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। हालांकि शेयर की है कंट्रीज ने। आप लोगों को पता है, मैं अब यहाँ पर एक रफली मैप बना रही हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। जस्ट सपोज ये इंडिया है और इधर चाइना है और इधर पाक। अब चाइना और पाकिस्तान का कॉमन एनिमी कौन है? इंडिया। तो चाइना ने बनाए थे न्यूक्स, और वो किसके साथ शेयर करी उसने अपनी टेक्नोलॉजी, जो उसकी जानकारी थी ना परमाणु से रिलेटेड, वो उसने अपनी शेयर बांटी इसके पाकिस्तान के साथ ही साथ उसने नॉर्थ कोरिया के साथ भी बांटी, ऐसा कहा जाता है। जस्ट लीव दिस, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। मतलब परमाणु अप्रसार मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ऐसा करके उसने इंटरनेशनल लॉ जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। आप किसी के साथ संधि प्रसार नहीं कर सकते। हालांकि उस टाइम पर बहुत कम देश थे जिनके पास परमाणु संबंधित जानकारियां थी। किसके पास थी? सोवियत संघ के पास, अमेरिका के पास, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, चाइना के पास रिसेंटली आया तभी उसने शेयर की है। नेक्स्ट इज परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परीक्षण संधि। मतलब आपको पता होगा इजराइल जो है वो कंट्री है जहां पर जाकर दूसरी कंट्रीज भी अपने परीक्षण बहुत ज़्यादा करती हैं। तो जब आप मान लो आप किसी और कंट्री से और इजराइल में जाकर आप परीक्षण कर रहे हो, तो हवा में जब आप मिसाइल छोड़ोगे तो आपकी जो मिसाइल है वो हवा में ही मतलब ब्लास्ट कर देना, ताकि उसका जो असर है वो ज़्यादा ना हो, एक मतलब ख़त्म हो जाए वो हवा में ही ऊपर जाकर ही। इस तरीके के जो आप लोग परीक्षण करते हो ना, उस पर भी आप लोग ख़त्म करोगे, उसको भी करना आप लोग नहीं कर सकते। अब ये इन्होंने संधियाँ की। इसके अलावा इन्होंने SALT 1 START 1 SALT 2 ये संधियाँ भी की थी। तो ये असंयंत्रण की संधियाँ कर इन्होंने काफ़ी हद तक शीत युद्ध को रोकने की कोशिश की थी। आज का एक लास्ट टॉपिक है जो कि आप लोगों को बच गया है, वो गुट निरपेक्षता। इसको रब करके हम लोग गुट निरपेक्षता कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है गुट निरपेक्षता। जब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे ना ये वाला टॉपिक खोलकर, तो ऐसा लिखा होगा, दो ध्रुव्यता को चुनौती एरो गुट निरपेक्षता। मतलब जो ये गुट निरपेक्षता थी ना, ये दो ध्रुव्यता को चुनौती थी। देखो, जब शीत युद्ध हो रहा था तो विश्व कितने ध्रुव में बटा था? 2 ध्रुवों में बटा था। कौन कौन से? अमेरिका और सोवियत संघ। इन 2 ध्रुवों में विश्व था बट चुका। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि एक तीसरा ध्रुव आ रहा है। कौन सा? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता को चुनौती की तरह देखा गया शीत युद्ध के लिए। जो 2 महाशक्तियां थी, 2 महाशक्तियों के लिए एक चुनौती बनकर उभरा, ऐसा कहा जाता है। ये उस टाइम पर एक चुनौती लगा दोनों महाशक्तियों को। तो देखो, गुट निरपेक्षता जो है ना फ्रेंड्स, ये स्टार्ट क्यों हुआ, किन्होंने किया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा बता दूं किसने किया? इन्होंने किया। 5 फाउंडर्स कंट्रीज से नहीं। देखो, जो उस टाइम पर आप लोगों को पता है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक जो बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि औपनिवेशिक थे और वो औपनिवेशिकता से बाहर आ रहे थे, मतलब उन्होंने आज़ादी ले ली थी। जैसे कि इंडिया, हमारा जो भारत है, उसको ही द्वितीय विश्व युद्ध के 2 साल बाद जाकर आज़ादी मिली थी 1947 में। तो काफ़ी सारे जो देश थे, लातीनी अमेरिका के देश हो, अफ्रीका के देश हो और एशिया के देश, इन्हें ही अधिकतर औपनिवेशिक बनाया गया था, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। इनके रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए इन्हें औपनिवेशिक देश बनाया था। तो इन्होंने अपनी आज़ादी तो ले ली, लेकिन अगर इन्होंने आज़ादी ले ली और फिर ये जाकर सोवियत संघ या अमेरिका की जो गुट बनाया है इन्होंने, उसमें जाकर शामिल हो जाएं, तो इनकी आज़ादी किसी काम की नहीं है। इसीलिए क्या बनाया गया? गुट निरपेक्षता। कि आप लोग जो मतलब अभी अभी जो नए स्वतंत्र देश आए हैं उभर कर, औपनिवेशिकता से जो देश उभर कर बाहर आए हैं, जिन्होंने अभी अभी आज़ादी हासिल की है,
वो ना अमेरिका के गुट में जाए, ना सोवियत संघ के गुट में जाए, बल्कि अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान बनाए। उसके लिए बनाया गया था फ्रेंड्स गुट निरपेक्षता, कि जो नए देश हैं वो किसी के गुट में शामिल ना होने के लिए मजबूर ना होना उन्हें पड़े। तो देखो, गुट निरपेक्षता की जो शुरुआत हुई थी वो 5 देशों ने मिलकर करी थी। 5 देश इसके संस्थापक कहलाते हैं। कौन कौन से 5 देश? सबसे पहले आता है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। ये 5 देश थे आप लोगों के गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश। और इनके उस टाइम पर नेता कौन थे? भारत की तरफ से थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया की तरफ से थे जोसेफ ब्रॉज टीटो, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, घाना के थे वामी एनक्रूमा और मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। तो जो ये 5 देश थे ये इसके संस्थापक देश थे। ये जो 5 नेता थे ये इसके संस्थापक नेता कहलाए। मतलब गुट निरपेक्षता की जो शुरुआत थी वो 5 देशों ने मिलकर करी। उसकी इसकी जो स्थापना थी वो 5 देशों ने मिलकर की, जो कि ये देश थे और इन 5 नेताओं ने मिलकर की। तो देखो, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था जब आप बनाते हो ना, तो आपके कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं। तो जो ये था गुट निरपेक्षता, इसके उद्देश्य थे, 3 उद्देश्य थे फ्रेंड्स। बेसिकली मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ आप लोगों को। नोट्स में आप लोगों को वो मिल जाएंगे, बुक में भी आप लोगों के हैं। तो देखो, इसका पहला उद्देश्य था कि जो ये 5 इसके संस्थापक देश है ना, इनके बीच में एकजुटता रहे, एकता बनी रहे। किसी भी सिचुएशन में ये एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का साथ दें। ये इसका फर्स्ट उद्देश्य था। सेकंड उद्देश्य था फ्रेंड्स, देखो, जब आप लोगों को पता है शीत युद्ध हो रहा था तो उसके दायरे बहुत बढ़ते जा रहे थे। 1961 में क्यूबा में हुआ था, उससे पहले कोरिया में हो चुका था, बर्लिन में हो चुका था। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये शीत युद्ध के फैलते हुए दायरे हैं, जो ये शीत युद्ध का फैलता हुआ प्रसार है, इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इस टाइमिंग पर हमें इन सब चीज़ों से किस तरीके से सामना करना है, उसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। तीसरा इन लोगों का उद्देश्य ये था कि क्योंकि ये 5 देश जो थे ना, ये खुद भी किसी के औपनिवेशिक रह चुके थे, इसलिए इन्हें पता है कि हमने आज़ादी किस कीमत पर ली है और हमें उस आज़ादी को गंवाना नहीं है किसी और के गुट में जाकर या किसी और का अलाय बनकर। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो और नए औपनिवेशिक देश, मतलब जो पहले औपनिवेशिक थे, अब वो औपनिवेशिकता से बाहर आ रहे हैं, मतलब जो देश अब आज़ाद होकर सामने आ रहे हैं, उनको हमें रोकना है। किस चीज़ के लिए? कि वो किसी भी महाशक्ति के गुट में ना जाएं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और गुट निरपेक्षता में शामिल हो कि हाँ भाई, हम इस दोनों में से किसी भी गुट में नहीं है और हमारी एक अलग पहचान है। ये 3 इसके थे उद्देश्य फ्रेंड्स। जब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप लोग ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे कि जो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन कब हुआ था और आखिरी, मतलब रीसेंट सम्मेलन कब हुआ। ये चीज़ आप जरूर लिखोगे एग्जाम में। आप लोगों की बुक में पहला दे रखा है और 2006 वाला दे रखा है, जो कि क्यूबा हवाना में हुआ था, और आखिर नहीं दे रखा है, आखिरी सम्मेलन और पहला सम्मेलन। तो देखो, पहला सम्मेलन आप लोगों का हुआ था 1961 में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें आप लोगों के 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। सदस्य देश मतलब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, जो गुट निरपेक्षता के सदस्य थे, जो ये है नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके सदस्य वो ऑलरेडी बन चुके थे और 25 सदस्य देशों ने इसका पहला सम्मेलन अटेंड किया था, शामिल हुए थे वो उसमें, जो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। आखिरी सम्मेलन आप लोगों का फ्रेंड्स हुआ था 2019 में, और ये हुआ था आप लोगों का अजरबैजान में आप लोगों का ये हुआ था रिसेंट आखिरी सम्मेलन। और इसमें आप लोगों के 120 सदस्य देश शामिल हुए थे और 17
पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक देश अभी बताती हूँ कौन से थे। 120 सदस्य देश जो इसमें ऑलरेडी शामिल है। पर्यवेक्षक देश वो होते हैं जो ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं कि हाँ भाई इसमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन आखिर है क्या। वो पर्यवेक्षक, आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप जा रहे हो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, वो होते हैं पर्यवेक्षक देश। तो ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में, भारत और शीत युद्ध के बारे में। ये 3 टॉपिक जो आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस या MCQs वो मैं अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आपको देती रहूँगी। आप लोगों से सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके नोट्स जो हैं मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम पर एक हाईलाइट बनी हुई है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस H करके। H मतलब हिंदी, E मतलब इंग्लिश। तो आप लोग H वाले में जाइएगा, बिकॉज आपको हिंदी वाले चाहिए। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हिंदी वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट्स खुलकर आ जाएंगे। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नोट्स डालती हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मैं दोनों पर ही नोट्स डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इस चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं, ये वाले। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के नोट्स की एक PDF मैं फेसबुक पेज पर शेयर करूँगी, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं, साथ ही साथ डाउनलोड करके आगे पढ़ने के लिए सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।